हे एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो है स्पेशल पीरियड वालों के लिए। और आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो प्लीज़ 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 बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली में सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड है आज की वीडियो में, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्षतियुक्तता, असमर्थता और अक्षमता विकलांगता। तो 3 कॉन्सेप्ट है, एक हमारा है इम्पेयरमेंट, एक है डिसेबिलिटी, एक है हैंडीकैप। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं। देखो, जो इम्पेयरमेंट होती है, और मैं आपसे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इन्हें इंग्लिश में याद कर लें तो वो ज़्यादा बेटर है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, क्योंकि हिंदी में कन्फ्यूजन हो सकती है आपको। तो अब हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट की। देखो, इम्पेयरमेंट में होता क्या है बेसिकली, जैसे कोई बच्चा है, उसकी जन्म से उंगली हाथों की बराबर नहीं है, या एक छोटी या बड़ी है, ठीक है, तो उसकी जो बॉडी की जो बनावट है वो विकृति आ गई है, ठीक है, मतलब गलत हो गई है, तो इसको हम क्षतियुक्तता कहते हैं। ठीक है, किसी की नाक लंबी होती है या किसी के कान बड़े होते हैं, ठीक है, उस तरीके से किसी का एक हाथ बड़े होते हैं, पैर बड़े बड़े होते हैं, तो वो एक तरीके से विकृति आ जाती है, इसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं। यह शरीर संरचना, ह्रास, कमी अथवा विषमता होती है। ठीक है, कुछ बॉडी में कुछ कमी होती है, बाध्यता से शरीर का कोई भाग प्रभावित होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इफेक्ट होता है, जैसे कि कान में छेद, पोलियोग्रस्त हाथ, किसी का कोई बच्चा जैसे पैदा होता है तो पोलियोग्रस्त, उसके हाथ टेढ़े मेढ़े भी होते हैं ना। और कुछ बच्चा कोई मानसिक रूप से भी थोड़ा सा रोगी हो सकता है। तो बाध्यता होने से शरीर के संबंधित भाग अथवा भाग की सामान्य क्रियाएं प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसमें यह है कि बाध्यता होने के कारण जब इम्पेयरमेंट होता है, जब बच्चा इम्पेयरमेंट होता है या कोई व्यक्ति इम्पेयर्ड होता है, तो उससे क्या होता है कि शरीर के संबंधित भाग अथवा अंग के सामान्य जो क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती है। देखो, जब इम्पेयरमेंट होगा बच्चा, अगर उसके हाथ इम्पेयर्ड हैं, हाथ में दिक्कत है बच्चे के, तो हाथ से रिलेटेड जितने भी काम है वो बाधित होंगे। अगर कान में कुछ दिक्कत है तो कान से रिलेटेड जितने भी काम है वो प्रभावित होंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई स्पेसिफिक, अगर बच्चे का कोई बॉडी पार्ट में कुछ दिक्कत है बचपन से ही, तो उसके रिलेटेड जो भी वो काम करता है तो वो सारे उससे इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये कॉमन सी चीज़ है। अब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी। व्हाट इज डिसेबिलिटी? तो असमर्थता का कारण शारीरिक बनावट की क्रियाशीलता की क्षतियुक्तता है, जैसे कि किसी की आंख, एक आंख से ना देख पाना या कान से ना सुन पाना असमर्थता कहलाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि हमारे पास वो चीज़ तो है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो डिसेबिलिटी क्या है। देखो, इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि हमारे पास वो चीज़ है ही नहीं है, तो वो विकृत रूप में है, वो गलत रूप में है। ठीक है, तो और डिसेबिलिटी है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास आंख तो है लेकिन वो देख नहीं सकता, पैर तो है लेकिन वो चल नहीं सकता, तो वो असमर्थ है, वो काम नहीं कर सकता, वो डिसेबल है। ठीक है, तो क्रिया, उसके पास शारीरिक बनावट की क्रियाशीलता की क्षतियुक्तता होती है यहाँ पर, कि इंसान के पास बॉडी पार्ट्स तो होते हैं लेकिन वो उनसे काम नहीं ले पाता। तो होप आपको डिसेबिलिटी का मतलब भी समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं हैंडीकैप की। ठीक है, तो जिसे हम विकलांगता या अपंगता कहते हैं। ठीक है, और मैं क्षमा चाहूँगी, ऐसे शब्द यूज़ करने में मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन पढ़ाना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बट किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मतलब ऐसा कुछ है नहीं मेरा कुछ, तो उसके लिए अगर किसी को प्लीज़ बुरा लग रहा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। आगे है, हम हैंडीकैप की बात करते हैं। तो हैंडीकैप में क्या होता है कि असमर्थता व्यक्ति को किस सीमा तक विकलांग बनाती है वह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की असमर्थता किसी एक क्षेत्र में विकलांगता का कारण बनती है, परंतु वह अन्य क्षेत्र में अ, ऐसा नहीं होता। बहुत सी ऐसी असमर्थताएं हैं जो विकलांगता का कारण नहीं बनती है। उदाहरणतः रंग भ्रम, जो अंधापन होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, वाहन चलाने के लिए आड़े आता है। और नेवी ऑफिसर अर्थात जल सेना में किसी पद पर कार्य करने के लिए अपंग या विकलांग माना जाता है, परंतु अन्य किसी ऐसे कार्य को करने के लिए समर्थ होता है जहाँ रंग भ्रम, अंधापन आड़े नहीं आता, जैसे कि खेती का कार्य, अर्थात खेती के कार्य में वह व्यक्ति विकलांग नहीं है। एक अन्य क्षेत्र जैसे हकलाने वाला व्यक्ति एक अच्छा भाषण देने वाला, एक अच्छा वकील और शिक्षा संस्थान में एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता, क्योंकि वह हकलाना, इन सब की अपंगता है, विकलांगता है। लेकिन यही व्यक्ति एक अच्छा लेखक, वैज्ञानिक और चित्रकार बन सकता है, और क्षेत्रों में वह विकलांग नहीं है। देखो, अब आपको चीज़ें मैं बताती हूँ। इम्पेयरमेंट मतलब कोई हमारे बॉडी का पार्ट है जो कि विकृत है बचपन से। ठीक है,
विकृत है, विकृत रूप में है, जैसा होना चाहिए था वो वैसा है नहीं, और उससे रिलेटेड हम काम नहीं कर पाते, अक्षम होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की। डिसेबिलिटी में क्या होता है, हमारे पास वो चीज़ तो है, वो अंग तो है, वो सही सलामत भी है, लेकिन उससे हम काम नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम हैंडीकैप की। तो देखो, जो हैंडीकैप होता है, जो विकलांग व्यक्ति होता है, वो हर जगह विकलांगता नहीं आती है उसकी आड़े, ठीक है। वो किसी किसी काम में असमर्थ हो सकता है, लेकिन हर काम में असमर्थ नहीं हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये जो बूथ लगाते हैं, जो ये बेचते हैं सामान वगैरह, देखा होगा, जो हैंडीकैप होते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि वो ऐसा नहीं है कि वो हर हर क्षेत्र में मतलब हैंडीकैप होते हैं। कुछ क्षेत्र में हो सकते हैं, लेकिन वो अन्य क्षेत्रों में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। हैंडीकैप होता है कि वो किसी स्पेसिफिक कार्य क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाता, लेकिन वो अन्य कार्य क्षेत्र में अच्छा हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे कोई मान लीजिए अगर कोई देख नहीं पाता, तो ये उसकी डिसेबिलिटी है कि वो नहीं देख पाता है, लेकिन वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा लेक्चरर हो, है ना। तो बहुत डिफरेंस होता है। तो होप आपको तीनों में डिफरेंस समझ आया होगा, और समझ आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अब हम बात करते हैं नोट, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, उसमें है कि बाधिता या क्षतियुक्तता का संबंध शारीरिक संरचना से होता है। देखो, जो फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का जो कनेक्शन होता है वो हमारा बॉडी पार्ट से होता है, जो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उससे होता है। अब हम जो डिसेबिलिटी होती है वो क्रियात्मक होती है, जो फंक्शनल होती है। बेसिकली मतलब मैंने इसमें यही बताया था कि हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन हम उनसे काम नहीं ले पाते, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। एंड लास्ट वन इज़ हमारा है जो विकलांगता, या जो हम हैंडीकैप कहते हैं। तो हैंडीकैप क्या होती है, सामाजिक होती है और मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। कि ये मतलब हम मान सकते हैं, ऐसा ऐसा है ना कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी के दोनों पैर नहीं है, तो एक मेंटली मतलब वो साइकोलॉजिकली मान सकता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो बोझ हूँ धरती पे, और मैं कुछ नहीं कर सकता। जबकि वो और क्षेत्रों में कार्य अच्छे कर सकता है, वो भाग नहीं सकता, ये हम भी मानते हैं, है ना। लेकिन वो और क्षेत्रों में काम अच्छा कर सकता है। तो ये सामाजिक सोच है, एक मानसिक सोच है, एक साइकोलॉजिकल थॉट्स के ऊपर ये डिपेंड होता है कि हम अपने आप को अपंग मानते हैं कि नहीं मानते। इवन अपंग तो वो भी होते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ काम नहीं करते हैं, अपनी ऐसी ज़िंदगी काट रहे होते हैं, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने ये मतलब कंटेंट निकाला है। मेरी फ्रेंड से मैंने नोट्स मांगे हैं कि मतलब ऐसे ऐसे एग्ज़ाम है और बच्चों को दिक्कत हो रही है। एक जगह एक कंपाइलेशन नहीं मिल रहा था मुझे, और अभी मिल गया है। और तो इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना, और मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो अब हम बात करते हैं कि अधिगम असमर्थता के प्रकार, जो डिसेबिलिटी है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। अधिगम असमर्थ बच्चे बुद्धि लब्धि में औसत से अधिक हो सकते हैं, अतः मानसिक बुद्धिमत्ता का अधिगम असमर्थता से कोई संबंध नहीं है। देखो, इसमें बेसिकली बोला गया है कि जो अधिगम असमर्थ होते हैं बच्चे, जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जो आईक्यू होता है, वो नॉर्मल से जो ज़्यादा हो सकता है। तो जो मानसिक बुद्धिता है उसका अधिगम असमर्थता से कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसकी मानसिक बुद्धि अच्छी है वो पढ़ने में अच्छा भी होगा, ठीक है। तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चारों को पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा आपसे। एक मिनट। तो पहली हमारे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, सेकंड वन इज, एंड थर्ड वन इज डिसकैलकुलिया। फोर्थ है ध्यान अभाव या अतिक्रियाशीलता, जिसको हम ये कहते हैं डायटेक्सिया, एडीएचडी, या एडीएचडी की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडीएचडी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चारों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी, क्योंकि मैंने भी जैसे इसको याद किया था। तो देखो, डिसलेक्सिया में होता क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, तारे ज़मीं है मूवी पे देखी होगी आपने, तो आपको याद हो जाएगा डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा बोलने से घबराता है, इसमें लिखी हुई जो सामग्री है बच्चे को धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। तो ये एक गुप्त असमर्थता है, मतलब हमें नहीं पता चलता कि बच्चा में ये चीज़ें हैं। जैसे आपकी क्लास में बच्चा, मैम हमें दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली उनको डांट के भगा देते हैं, नहीं पीछे बैठो, नहीं यहाँ बैठो, क्यों नहीं दिख रहा है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है, इस तरीके से बोलते कि बोलना गलत है। क्योंकि जो डिसलेक्सिया होता है वो बहुत ही देर से हमें पता चलता है कि हाँ बच्चे को ये दिक्कत है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, बच्चा 100 को वॉस पढ़ेगा, उल्टा पढ़ता है, उसको देखने में और याद करने में दिक्कत होती है। और वो धीरे-धीरे पढ़ता है एक-एक करके। जैसे मैं कमल लिखूँ, ठीक है? तो वो कमल नहीं पढ़ेगा, वो म ल ऐसे इस तरीके से पढ़ेगा, ऐसे बोल-बोल के एक-एक करके, ठीक है? और पढ़ते समय वो किसी शब्द या शब्द को छोड़ेगा बीच में या किसी लाइन को छोड़ देगा। और उसके बाद वो जैसे वाक्य में शब्द आगे-पीछे, जैसे कमला घर जा रही है तो वो कमला जा रही है घर, ऐसे इस तरीके से बोल देगा आगे पीछे करके। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हाँ, बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो इस तरीके से आप डिसलेक्सिया को याद कर सकते हो। अब डिसलेक्सिया के कारण क्या होते हैं? तो जो डिसलेक्सिया है उसका जो कारण होता है वो रोग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया किसके कारण होता है। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति हो जाती है, उसके कारण होता है। और यह वंशानुक्रम भी हो सकता है। वंशानुक्रम मतलब किसी के अगर पेरेंट्स में ये दिक्कत है, पूर्वजों में, तो ये बच्चे में भी दिक्कत आ सकती है। इसका निदान क्या है, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, निदान और उपचार में बहुत फ़र्क होता है। निदान मतलब होता है डायग्नोस करना, ठीक है? और उपचार मतलब होता है ट्रीटमेंट करना। निदान पहले आप कारण जानोगे तभी आप उसका उपचार करोगे। तो हम इसका निदान कैसे करें? हम कैसे फाइंड आउट करें कि हम क्या कैसे कारण जानें कि बच्चे के साथ ये चीज़ है तो क्यों हो रही है? तो पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए, हम जानें कि उसके परिवार में कुछ ऐसा तो नहीं है बच्चे के। उसके अलावा भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण, हम बच्चे से क्लास में पूछें, कुछ भाषा पढ़वाएँ। हम नॉर्मली हर बच्चे से अगर रीडिंग करवाते हैं, हमें लगता है कि ये सिम्पटम्स अगर बच्चे में दिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि जो डिसलेक्सिया है उससे ग्रसित है, ठीक है? और उसके हमें बिहेवियर का बहुत ही ध्यान से उसको ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। अब दूसरा आता है डिसग्राफिया, ठीक है? अब ग्राफ ऐसे करके समझो, ग्राफ करना कि कुछ बनाना, ठीक है? ऐसे समझ जाओ। डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया भी अधिगम असमर्थता का कारण है। इसका संबंध लिखने संबंधी बाध्यता से है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब मैंने कहा कि कुछ बनाना, बनाना मतलब कुछ लिखना। पेंसिल से ही तो लिखते हो ना, इस तरीके से आप इसको याद कर लो कि लिखने से संबंधित ये बाध्यता है। इसमें बच्चे को शब्दों को लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ने में दिक्कत आती है। और बच्चे का जो लेखन होता है, जो लिखावट होती है, बहुत धीमी होती है, बहुत गंदा लिखता है और बहुत गलतियाँ करता है, ठीक है? और बालक ना मतलब लिखते-लिखते थक जाता है, उसकी उँगलियों में दर्द होता है। मेरी क्लास में भी कुछ बच्चे हैं मैम, बट वो ऐसे नहीं है क्योंकि और भी सारे सिम्पटम्स होते हैं हमें बच्चे को फाइंड आउट करने में। कुछ बच्चे आलसी भी होते हैं और आजकल के बच्चे तो ऐसे लगता है जैसे आलसी ही आलसी हो गए हैं, बस मतलब फ़ोन चलवा लो उनसे जितना मर्ज़ी, उनकी उँगलियाँ दर्द नहीं होती हैं। चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ किडिंग। तो ठीक है, तो बच्चा जल्दी थक जाता है और उसकी उँगलियों में क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है? अब हम इसके लक्षण क्या-क्या है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी बच्चे को डिस्ग्राफिया की दिक्कत है। तो लेखन संबंधी कार्य में कठिनाई, वो लिखने में दिक्कत करेगा। अक्षरों को आकार समझने में कठिनाई होगी उसको, आ बड़ा लिखना है, छोटा बड़ा करने में बच्चे दिक्कत करते हैं। और वाक्य को छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं, एक लाइन दोबारा लिख देंगे, ठीक है? जो कि हम बड़े भी कर देते हैं कभी-कभी। तो या बार-बार लिख देंगे या एक लाइन छोड़ देंगे, ऐसे बीच-बीच में कुछ स्किप कर देंगे, ऐसा होता है। और उनको ना मतलब कलम पकड़ने का ध्यान नहीं होता या ठीक से नहीं पकड़ते हैं। और शब्दों, वाक्यों के बीच अंतराल अनियमित होता है, कभी 2 अक्षरों के बीच में इतना गैप कर देंगे, कभी 2 अक्षरों के बीच पूरी लाइन गायब कर देंगे। तो ये सब क्या है, एक लक्षण है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी क्लास का कोई बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। अब इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार यही है कि इन बच्चों को हम लिखने का अभ्यास करवाएँ और खेल विधि का हम इसके लिए उपयोग करें, बच्चों को खेल-खेल में सिखाएँ लिखना। अब हम बात करते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया आप लोग ऐसे याद कर लो कि डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया इट मीन्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस में होती है? मैथ्स में होती है। तो जो डिसकैलकुलिया होता है ये हमारा मैथ्स से रिलेटेड जो है अधिगम अक्षमता, सॉरी मेरी हिंदी के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी है एक तरीके से, ठीक है? तो इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते, हम बहुत जल्दी इनको फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है, ठीक है? जो मेंटल नहीं कह रही, मेंटल मैथ्स, मैथ्स से रिलेटेड इनके अंदर योग्यता कम होती है। बच्चे जोड़, घटा, गुणा, भाग करने में बहुत टाइम लगाते हैं और माता-पिता इन्हें सुस्त और आलसी भी कहते हैं। तो इनका मैथ का काम भी मैथ के अलावा भी और भी काम ये ठीक से नहीं करते हैं। तो इसका फाइंड आउट कैसे करोगे? तो देखो, गणितीय कार्यों में करने में इनको कठिनाई आती है और संख्याओं को पहचानने में भी दिक्कत आती है। आकृति विभेदन की समस्या, ठीक है? आकृति में विभेद नहीं कर पाते, जैसे ये ट्रायंगल है तो इसको भी ये लोग सिलेंडर को भी ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है? बड़ा छोटा क्षेत्रफल परिधि कुछ इनको समझ में नहीं आता है और आता भी है तो बहुत
कठिनाई होती है इनको। और श्रवण और दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की कमी, मतलब जो सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाने में इनको दिक्कत आती है। समय, दूरी और गहराई से जुड़ी हुई समस्याएं इनको आती है। और जो गणित के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में, उनको धारण करने में, उनको पुनः स्मरण करने में, याद करने में इनको कठिनाई होती है। पैसों के लेन देन में कठिनाई होती है। बेसिकली जो हमारा डिस्कैलकुलिया है वो मैथ से रिलेटेड है, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। अब इसका हम उपचार कैसे करें? तो उपचार हम कैसे कर सकते हैं कि इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास व बहु इंद्रिय प्रयोग, बहु इंद्रिय मतलब बॉडी का हर पार्ट जिसमें यूज़ हो, उस काम को, ऐसे काम हमें बच्चों से करवाए जाएँ। कुछ खेल करवा दिए कि ये इतने बॉक्स बने हैं, इनके ऊपर काउंट करके कूदो, इस तरीके से, ठीक है। कुछ हमने प्ले करवा दिया बच्चों को। कुछ हमने मार्केट का सीन करवा दिया कि बेटा मार्केट में इतने पैसे लोगे तो ऐसे कुछ प्ले करके दिखाओ, कुछ नाटक, कुछ पोएम बनवा दिया हमने बच्चों से। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और गणित का जितना हो सके हम इसको प्रैक्टिस कराएं। इसके लिए हम लोग खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि या वास्तविक जीवन के अनुभव से हम बच्चों से सीख सकते हैं। जैसे हमने पूछ लिया कि बेटा आज पता करना कि आपकी मम्मी कितने की सब्जी लाई थी और पापा ने कितने पैसे दिए थे, या मम्मी के पास कितने पैसे थे, कितने की सब्जी आई, कितने का क्या आया। तो बच्चों को डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है उनसे रिलेट करके हम उनको ये चीज़ें पढ़ा सकते हैं। अब हम